सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्टी कॉमर्स का पेपर को, जो कि 2018 में हुआ था, अल्टी ग्रेड का। और इसके अंदर हम कॉमर्स का सेट मैंने लिया है, जिसके अंदर आपका बेसिकली 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन को बाइफरगेट किया गया है दो पार्ट में, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके आएंगे टीचिंग रिलेटेड एप्टीट्यूड यानी कि CDP से, और जो 70 क्वेश्चन है वो आपका सब्जेक्टिव नेचर के होंगे और इट वेरीज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। जैसे आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स के रहेंगे, अदर आपका सब्जेक्ट है तो अदर सब्जेक्ट के आपके रहने वाले हैं। तो आज के जो पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे कॉमन क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, बेसिकली CDP के क्वेश्चन होते हैं। उसमें सभी यहाँ पे एस्पेक्ट को देखा जाता है, आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ आपका यहाँ पे पर्सनालिटी है, कम्युनिकेशन है, साथ ही यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट्स हैं, जैसे NCF है एंड RTE एक्ट है। तो ये डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसमें डिस्कस करते हैं हमारे CDP वाले जो पोर्शन है उसको, और आने वाले जो पोर्शन है, आने वाले जो पार्ट्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट इसमें दिए गए हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी यहाँ पे दबा लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, इट इज़ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड इन सोशल एनवायरनमेंट। यहाँ पे बताया गया कि सामाजिक वातावरण में एक ऐसा ऑर्गेनाइज किया जाने वाला ऐसा जो हमारा पर्पसफुल एक्टिविटी है, तो उसको यहाँ पे क्या कहा जाएगा। उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, ह्यूरिस्टिक कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं या प्रोजेक्ट कहते हैं। तो इसके देखिए यहाँ पे बात क्या कही गई है, एक तो की गई है हमारे सोशल इन्वायरमेंट की, आपके जो हमारे सामाजिक वातावरण की बात करी गई है। दूसरा की गई है कि ये आपका होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी है। तो इस केस में आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रोजेक्ट हम किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी अगर हम फैकल्टी को यहाँ पे प्रोजेक्ट देते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हमारा वो बेसिकली हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज से एप्लीकेबिलिटी वाला चीज़ यहाँ पे होती है। तो बेसिकली जो सामाजिक वातावरण जो सोशल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट के केस में यहाँ पे देखा जाता है, तो हमारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क देखा जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का D। सेकंड क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ एंजाइटी विच मेक्स स्टूडेंट रिसेप्टिव ऑफ लर्निंग। यहाँ पे बताया गया है कि स्टूडेंट के अंदर कितनी लेवल की यहाँ पे एंजाइटी होनी चाहिए जिससे वो क्या करता है, सीखने के लिए यहाँ पे तैयार रहता है। यानी कि उसको वो एंजाइटी उस स्टूडेंट को क्या करती है, रिसेप्टिव करती है सीखने के लिए। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है नो एंजाइटी, यानी बिल्कुल एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, एक्सेसिव एंजाइटी यानी कि ज़्यादा एक लेवल से ज़्यादा एंजाइटी होनी चाहिए, या नॉर्मल एंजाइटी, या लर्निंग हैज़ नो रिलेशनशिप विद एंजाइटी। देखिए यहाँ पे ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि हम देखते क्या हैं, अगर किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम्स होता है तो उसमें दो तरह के यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बिल्कुल यहाँ पे चिंता नहीं होती कि हमारा एग्ज़ाम्स हैं और वो बेफिक्री होके गेम खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं। और दूसरे लेवल के होते हैं जो आपके एंजाइटी ले लेते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको एक्सेसिव एंजाइटी हो जाती है और बहुत ज़्यादा उनको एकदम से एग्ज़ाम का फोबिया हम कह सकते हैं कि वो हो जाता है। तो वो केस हमारा होता है किसका, एक्सेसिव एंजाइटी का। पहला केस हमने देखा नो एंजाइटी का, बट इन दोनों केसेस में यहाँ पे ये एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल एंजाइटी ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी प्रकार का हमें अचीवमेंट लेना है या कुछ भी हमें यहाँ पर अचीव करना है, उसके लिए कम से कम हमें थोड़ा तो हमें एंजाइटी होनी चाहिए, थोड़ी तो हमें चिंता होनी चाहिए, तभी हम उस चीज़ को यहाँ पर करते हैं। अगर हमें हम टेंशन फ्री है, हमें कुछ भी यहाँ पे कोई भी हमारा मोटिव यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें बिल्कुल चिंता नहीं किसी भी चीज़ की, तो यू कांट अचीव सच थिंग इन योर लाइफ। तो हमारे लिए ये सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, क्योंकि नॉर्मल एंजाइटी मस्ट है हमारी लाइफ के लिए। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, इन टीम टीचिंग ए टीम इज़। अब यहाँ पे टीम टीचिंग क्या होता है, टीम टीचिंग बेसिकली एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसके अंदर डिफरेंट जो टीचर्स होते हैं, जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, उनका एक ग्रुप रिस्पेक्टेड क्लास को यहाँ पर टीच करता है अपने अपने रिस्पेक्टेड फील्ड में, जो उनमें मास्टरी जिनमें उनको हासिल होती है, तो उसी को यहाँ पर टीम टीचिंग कहा जाता है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टीचर्स हु प्रिपेयर द टीचिंग प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट, स्टूडेंट हु प्रिपेयर द टीचिंग प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट,
टीचर एंड स्टूडेंट हु प्रिपेयर द टीचिंग एंड इम्प्लीमेंटेड या नन ऑफ द अबव। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि स्टूडेंट तो प्रिपेयर करेगा नहीं टीचिंग के लिए सिर्फ टीचर ही यहाँ पे प्लान करते हैं और वही इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टीम टीचिंग के केस में जो टीचर है वही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करेंगे और वही इसको प्रिपेयर भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ द मेसोमॉर्फिक इंडिविजुअल्स आर। यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो 3 तरह की पर्सनालिटी बेसिकली आपकी होती है, उसमें से एक आपके मेसोमॉर्फिक भी होती है। ठीक है, एक आपकी इसमें 3 पर्सनालिटी कौन कौन सी होती है, एक आपकी होती है एक्टामॉर्फिक पर्सनालिटी, एक आपकी होती है मेसोमॉर्फिक पर्सनालिटी और एक आपके होते हैं एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी। तो 3 तरह की बेसिकली इसके अंदर पर्सनालिटी के ट्रेट की बात की गई है और उसके अपने अपने यहाँ पे करैक्टरिस्टिक हैं। तो आपको पूछा है मेसोमॉर्फिक पर्सनालिटी की बात पूछी है, तो इसमें क्या क्या होता है, ट्रेडिशनल एंड सोशल होते हैं ऐसे टाइप के लोग, पीस लविंग एंड सोलेटरी होते हैं, एनर्जेटिक एंड एंग्री होते हैं या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेसोमॉर्फिक के जो पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होते हैं वो आपके काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और साथ ही आपके एंग्री नेचर के भी होते हैं। बेसिकली इस जो पर्सनैलिटी ट्रेट है इसके अंदर आपके जो एथलीट हैं और हमारे जो क्रिकेटर हैं जितने भी टाइप के हैं, तो वो जो एक्टिव और एनर्जेटिक टाइप के लोग हैं वो इसमें आते हैं। और दूसरा मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको, एक्टामॉर्फिक में आपके कौन से लोग आते हैं जो काफ़ी एक तरह से हेल्थ से कमज़ोर रहते हैं, जिनकी जो मांसपेशियाँ हैं जो आपकी वो हैं एक तरह से हम कह सकते हैं कि हड्डियाँ हैं वो काफ़ी यहाँ पर कमज़ोर होती हैं और जो बॉडी से एकदम वीक टाइप के होते हैं उनको बोलते हैं एक्टोमॉर्फिक। और जो आपके एंडोमॉर्फिक होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं और साथ ही एक तरह से वो टेंशन फ्री वाले बंदे होते हैं, सामाजिक सोशल नेचर के होते हैं और साथ ही लविंग नेचर के होते हैं। तो वो आपके कौन से होते हैं, एंडोमॉर्फिक होते हैं। और एक्टोमॉर्फिक की अगर नेचर की बात करें तो काफ़ी एकदम इनटॉलरेंस टाइप के होते हैं, जल्दी गुस्सा आने वाले होते हैं। तो इस तरह के वो कौन से होते हैं, एक्टोमॉर्फिक। और साथ में इनके जो हम बात कर रहे हैं मेसोमॉर्फिक की, तो इसमें एनर्जेटिक होते हैं, एंग्री नेचर के होते हैं और काफ़ी ये शार्प माइंडेड भी होते हैं और क्रिएटिव नेचर के भी होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी, एनर्जेटिक एंड एंग्री। 5th क्वेश्चन, टीचिंग स्ट्रेटजी इज ए। अब टीचिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या रहती है, प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव होती है, मेथड ऑफ टीचिंग है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी इन द क्लास है या नन ऑफ द अबव। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपका टीचिंग स्ट्रेटजी आप क्या मान के चलते हो, आप मेथड तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आप टीचिंग स्ट्रेटजी, जब स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं तो इट इज़ ए काइंड ऑफ प्लान टू अचीव समथिंग। तो हमारा टीचिंग एज ए स्ट्रेटजी हम अगर उसको देख रहे हैं तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव। जो हमारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव हैं, बेसिकली हमने जैसे ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए कि इस टीचिंग के बाद, इस क्लास के बाद बच्चे इतनी चीज़ों को समझने के लिए इनेबल रहेंगे, यानी कि इतनी चीज़ें उनको समझ में आ जाएंगी। तो वो एक तरह से ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया हमने। तो जब हम क्लास छोड़ेंगे उसके बाद हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि क्या हमने ये ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाए या नहीं कर पाए। तो यह हमारा क्या रहता है, स्ट्रेटजी हम बना के चलते हैं। और स्ट्रेटजी आपकी डिफरेंट काइंड की हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर क्लासेज एंड टाइम लिमिट। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे टीचिंग स्ट्रेटजी की। अब बात करते हैं 6th की, नोन टू अननोन क्या है। नोन टू अननोन आपके टीचिंग मॉडल है, टीचिंग मेथड है, टीचिंग मैक्सिम है, टीचिंग टेक्निक है या टीचिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं टीचिंग मैक्सिम। इसमें बोला जाता है कि जो आप किसी भी स्टूडेंट को आप अगर कुछ चीज़ें बताते हो, पहले नोन चीज़ों को उनको बताओ, नोन से लेके अननोन तक की चीज़ों को उनको बताओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम उसको क्या कर रहे हैं, एडिशन करना यहाँ पे सिखा रहे हैं। एडिशन करने के लिए हम उसको क्या कहेंगे, पहले रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स देंगे जिससे वो परिचित है। जैसे हम बोलेंगे कि आपने इतने रोटी आपके पास थे और इतने आपने और आपको मिल गई, तो इतने आपने एडिशन कर लिए तो कितने आपको मिल गए। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, वो नोन है उन चीज़ों से, वो उनसे क्या है, परिचित है उन चीज़ों से। तो उसके बाद अगर हम उसको डायरेक्टली रूल्स की तरफ लेके जाएंगे, इसमें एडिशन करने से इतना आता है, इतना सब्सट्रैक्ट करने से ऐसे, तो उसको डायरेक्टली समझ में आएगा। बट पहले ही अगर हम अननोन चीज़ों पे उसको लेके छोड़ देंगे, हम डायरेक्टली बोल देंगे कि 3+2 बताओ, तो वो यहाँ पे उस चीज़ को रेप्लिकेबल नहीं हो पाएगा, उसके लिए वो वहाँ पे उसको कर नहीं पाएगा। तो इसलिए बताया जाता है टीचिंग मैक्सिम होते हैं। और अदर टाइप के मैक्सिम जो होते हैं, इसमें वन ऑफ द नोन टू अननोन भी है। साथ में यहाँ पे हमें कहा जाता है कि
होल टू पार्ट भी यहाँ पे दूसरा मैक्सिम है एक, जिसमें कहा जाता है कि पहले किसी भी चीज़ का तुम होल पूरा एकदम बता दो, सब चीज़ें उसको एकदम डिस्क्राइब कर दो डिस्क्रिप्टिव वे में पूरा, उसके बाद उसके पार्ट्स को यहाँ पे देखिए। जैसे हम एक पेड़ को देखते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, पूरा पेड़ हमें दिखता है, उसके बाद सामने जाके हम उसकी टहनियों को देख सकते हैं, अलग अलग उसको देख सकते हैं। तो ये आपका कुछ मैक्सिम्स होते हैं टीचिंग के, और इसी के साथ ही आपके और भी हैं, जैसे ईजी टू डिफ़िकल्ट है और आपके पर्टिकुलर टू जनरल है। तो ये कुछ मैक्सिम्स होते हैं टीचिंग के जिनको फॉलो करना चाहिए, ये काफ़ी यहाँ पे यूजफुल रहते हैं। तो ये आपका सही आंसर था 6th का, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7th वाला क्वेश्चन को देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द हेरिडिटी यू मस्ट अंडरस्टैंड। हेरिडिटी का मतलब होता है वंशानुक्रम, यानी कि आपके जो पूर्वज थे, आपके जो पेरेंट्स थे, उनके गुण आप में आना, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। और हेरिडिटी को यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट वे में देखा गया है हर एक ऑथर के द्वारा, और बताया गया कि हेरिडिटी ऐसी एक चीज़ है जो काफ़ी एक तरह से हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर अपने जो हमारे एक तरह से हमारे जो पूर्वज हैं उनके गुण यहाँ पे देखे जाते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके गुण कुछ ना कुछ हमारे अंदर आते हैं। तो इसको समझने के लिए, हेरिडिटी को समझने के लिए आपको क्या चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन, या ये सभी। अब ये कुछ लॉ हैं, इन सभी को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। हमें हेरिडिटी के पैटर्न को अगर समझना है तो लॉ ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलर हम यानी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सिमिलर हैं, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स की हम बात करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स काफ़ी क्रिएटिव नेचर के हैं तो उनका जो जो उनका बेटा है वो भी काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होता है, तो ये एक तरह से लॉ ऑफ सिमिलरिटी का काम करेगा। वेरिएशन का यानी कि क्या चेंजेस हैं, क्या उनमें थे और क्या आप आ गए चेंज, क्या यहाँ पे डिफरेंस रहा, तो ये आपका वेरिएशन का काम करेगा। रिग्रेशन मतलब कौन से एक तरफ जो आपका रिग्रेस हो रही है चीज़ें, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इसमें सभी चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा हेरिडिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। 8th क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट द मेथड ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। इसमें बताया गया है कि आपके कौन सा एजुकेशनल मेजरमेंट नहीं है, इंटरव्यू, नॉर्म रेफर टेस्ट, क्वेश्चनर या ऑब्जर्वेशन। तो इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन सी एंड डी, ये तो आपके क्या है, ये आपके क्या है, एजुकेशनल मेजरमेंट। आप जब कभी भी आप क्या करते हो, कोई भी रिसर्च आप करते हो या किसी भी प्रकार का डेटा कलेक्शन आपको करना होता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे टूल्स यूज करते हो, जैसे इंटरव्यू आप करते हो, क्वेश्चनर से आप भरवाते हो और ऑब्जर्वेशन मेथड आप यूज करते हो। इसके अलावा और भी मेथड होते हैं, बट बेसिक से 3 मेथड ये होते हैं। बट जो नॉर्म रेफर टेस्ट होता है, इसको आप एक तरह से इवेल्युएशन या असेसमेंट के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। ये असेसमेंट के लिए बेसिकली यहाँ पे और इवेल्युएशन के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। और इसके अंदर नॉर्म रेफर टेस्ट भी होता है, साथ ही क्राइटेरियन बेस्ड टेस्ट भी होता है। क्राइटेरियन के अंदर हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया बना देते हैं और उसके बाद उस क्राइटेरिया को सेट करने के बाद हम कैटेगरी का पता लगाते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया कि आपको 33 नंबर लाने हैं 100 में से पास होने के लिए, तो अगर जो 33 ला गया तो 33 और उससे अब लेके आ गया तो वो पास की कैटेगरी में आ जाएंगे, अगर जो 33 से कम ला गया तो वो फेल की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये एक तरह से आपका इवेल्युएशन किया जाता है। और नॉर्म रेफर टेस्ट आपका क्या रहता है, थोड़ा सा इसको समझा दूं। नॉर्म रेफर टेस्ट में आपका बेसिकली आपके जो कंपैरिजन है वो आपके साथ के क्लासमेट्स जो हैं उनके साथ और एक ग्रुप के साथ आपको कंपेयर किया जाता है। जैसे कि आपके ग्रुप का यहाँ पे देख लिया जाता है कि ग्रुप में कैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके कंपैरिजन में आपने कैसा यहाँ पे स्कोर किया। जैसे आपके क्लास में 30 स्टूडेंट हैं तो 30 स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, इसको बोला जाता है नॉर्म रेफर टेस्टिंग, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटी ट्रेट। यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो हेरिडिटी है उसका रियल कैरियर कौन है, यानी कि उस किस के थ्रू यहाँ पे जनरली जो हेरिडिटी है वो यहाँ पे एक हमारे अंदर यहाँ पे आती है। ऑप्शन है आपके क्रोमोसोम बताया है और न्यूक्लियस बताया है, जीन्स बताए हैं या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा कि जीन्स जो होते हैं हमारे रियल जो कैरियर होते हैं हेरिडिटी की ट्रेट्स के, वो आपके जीन्स होते हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनता है। 10th क्वेश्चन, ए चाइल्ड इज स्केयर्ड व्हेन ही सीज ब्लैक डॉग, ब्लैक कैट एंड ब्लैक कोट, दिस कंडीशनिंग इज इन्वॉल्व इन। अब यहाँ पे कंडीशन हुई क्या है, देखिए अब एक चाइल्ड था, उसने सबसे पहले क्या चीज़ देखी, उसने यहाँ पे एक डॉग को देखा,
अब डॉग को देखा तो बच्चा ऑब्वियस सी बात है भौंका होगा उस पर, तो वो बच्चा उससे डर गया। उसके बाद उससे डरना शुरू कर दिया उसने। अब उसको पता नहीं है कि वो डॉग क्या है, मतलब वो एक तरह से चीज़ों को क्या नहीं कर सकता, अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे अलग अलग नहीं कर पाता है, यानी कि वो जनरलाइज कर देता है चीज़ों को। तो उस केस में उसने क्या किया, डॉग को देखा, डॉग से डरा और डॉग के ब्लैक जो कलर था उसको उसने यहाँ पे अपने दिमाग में बैठा लिया, यानी कि उसकी कंडीशनिंग उसके दिमाग में हो गई ब्लैक कलर की। उसके बाद उसने कैट को देखा, ब्लैक कलर के कैट को, तो वो कैट को भी उसी प्रकार का डॉग की तरह ही समझने लगा और उससे भी डरने लगा। और साथ ही ब्लैक कोट को भी देखा उसने, ब्लैक कलर की जितने भी चीज़ें देखी एक तरह से आप कह सकते हैं, तो उसने एक तरह से अपने दिमाग में परसेप्शन क्रिएट कर लिया कि जितने भी ब्लैक चीज़ हैं वो यहाँ पे ख़तरनाक हैं उसके लिए, ठीक है, उसको डराती हैं। तो इसके लिए वो जितने भी ब्लैक आइटम्स हैं उससे यहाँ पर डरने लग गया। तो ये कंडीशनिंग जो उसके दिमाग में हो गई है वो क्या यहाँ पर कहलाती है, जनरलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स कहलाती है, जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे बात की गई है, रिस्पॉन्स की बात बिल्कुल नहीं की गई, यहाँ पे स्टिमुलस की बात की गई। स्टिमुलस का मतलब है कि उसने जो चीज़ को देखा जिससे उसको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सप्लाई हुई, उसको हम कहते हैं स्टिमुलस, जिससे वो प्रभावित हुआ, तो उसने उसको जनरलाइज कर लिया। और जनरलाइज करने का मतलब है कि एक चीज़ को आप सभी चीज़ों पर अप्लाई कर दोगे। रूल्स को जनरलाइज करने का मतलब कि जैसे न्यूटन का लॉ है, तो उसको जनरलाइज जब हो गया तो सभी लोग उसको यूज करते हैं। न्यूटन के लॉ को सभी बुक्स में यहाँ पे पढ़ाया जाता है और एज इट इज़ पढ़ाया जाता है जैसे उस लॉ को यहाँ पे उसको एक तरह से खोज की गई थी, तो उसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। तो जनरलाइज उसने किसको किया, स्टिमुलस जो ब्लैक कलर का उसने देखा, जिससे परसीव किया उसने नॉलेज को, तो उसको उसने जनरलाइज कर दिया था। उसी जनरलाइजेशन के चक्कर में वो जितनी भी ब्लैक चीज़ें देखता था उससे वो डरने लगा। तो आपका ऑप्शन इसमें सही क्या हो जाएगा, 10 का बी, जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th। द प्रैक्टिकल मेथड टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड इज़ टू। यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो किसी आपके स्टूडेंट्स को किसी वर्ड जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसके मीनिंग को प्रैक्टिकली समझाने का, प्रैक्टिकली उसको अर्थ समझाने का क्या कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। टीच देम यूजेज ऑफ सच वर्ड इन सेंटेंसेज, गिव दियर एंटोनिम्स एंड या सिनोनिम्स या नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे बताया है कि क्या आपका कौन सा मेथड आपका सही रहेगा जिसके लिए उसको यहाँ पे उस जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो काफ़ी यहाँ पे समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप क्या करोगे, रियल जो आपके सेंटेंसेज हैं उनसे आप उस वर्ड को यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, जिससे उसको आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि हेरिडिटी आपको जैसे समझ में नहीं आई, ठीक है, हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट जैसे आपको समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इस वर्ड को अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से लेके कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम एग्जांपल देंगे कि आपके जो पेरेंट्स थे, आपके कुछ पेरेंट्स के कुछ ट्रेड्स आप में निकल के आ गए, आपके पेरेंट्स के कुछ ट्रेड आपके पेरेंट्स में निकल के आ गए। तो ये जो सीक्वेंस है इसको हेरिडिटी कहते हैं। तो इससे क्या रहेगा, कोई भी जो डिफ़िकल्ट मीनिंग वर्ड की मीनिंग थी वो काफ़ी यहाँ पे इजी बन जाएगी, क्योंकि आपने उसकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे कर दी है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11th का, कि आप क्या करोगे, टीच देम यूजेज ऑफ सच वर्ड इन सेंटेंसेज, यानी कि उसके यूजेज आप यहाँ पे पढ़ा दोगे और उसका यूज करना, उस वर्ड का यूज करना आप उसको यहाँ पे सिखा दोगे। 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन विच आस्पेक्ट ऑफ हिज बिहेवियर। यहाँ पे बताया गया है कि पर्सनालिटी जो बेसिकली होती है, तो इंडिविजुअल के बिहेवियर के एस्पेक्ट में हम पर्सनालिटी को कैसे देखते हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट के तौर पर देखते हैं, नॉन कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल या एक्सटर्नल। देखिए कॉग्निटिव तो हमारे क्या रहता है, हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल से हमारा रिलेटेड होता है, कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल तो आपका आएगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपका सही आंसर है जो है नॉन कॉग्निटिव लेवल का हमारा यहाँ पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है हमारे बिहेवियर की। बिहेवियर बेसिकली आपके क्वालिटेटिव नेचर का होता है, तो इस केस में आपका इसका होता है नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट, क्योंकि ये आपका एक तरह से सोशल एस्पेक्ट का होता है। तो सोशल एस्पेक्ट के अंदर हम कह सकते हैं ये आपका नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। 13 एज ए टीचर इफ़ यू वांट टू करेक्ट द बैड हैबिट ऑफ स्टूडेंट, दिस थ्योरी ऑफ
विच थ्योरी ऑफ लर्निंग यू विल कीप इन माइंड वाइल प्लानिंग द एक्शन। यहाँ पे बताया गया है कि जब आप अपने स्टूडेंट्स की किसी गलत आदतों को आप सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो कौन से यहाँ पे थ्योरी को यूज करेंगे, कौन सी थ्योरी का आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ताकि उसकी आदत को यहाँ पे सुधारा जा सके। इनसाइट थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या फील्ड थ्योरी। तो ये अलग अलग ऑथर्स ने यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज दी गई है। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। पावलोव की ये थ्योरी है, पावलोव की थ्योरी है, और उसमें उन्होंने क्या किया था, अपने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे जैसे उन्होंने यहाँ पे कंडीशनिंग की थी, जो डॉग के सलाइवा थी और उसकी घंटी के साथ में, बेल के साथ में उसने यहाँ पे कंडीशनिंग की थी। जब भी वो क्या करते थे, उन्होंने एक डॉग को लिया था और उस डॉग की कंडीशनिंग उन्होंने किससे की थी, जो बेल थी उससे। जब भी बेल बजती थी तो उसको स्टार्टिंग में खाना ला के दिया गया, ठीक है। जब भी बेल बजी उसके सामने खाना आया। तो उसके बाद में क्या किया गया कि जब भी बेल बजी और खाना आया तो उसका जो एक तरह से हम सलाइवा निकलने लगा, जो हम लार कर रहे हैं, तो वो भूख से उसका लार निकलने लगा। तो उसकी कंडीशनिंग होगी घंटी के साथ, जब भी घंटी बजती उसको लगता कि खाना आ गया और उसका सलाइवा यहाँ पे निकलने लगता। तो ये कंडीशनिंग थी। बाद में क्या किया गया कि घंटी बजी लेकिन खाना नहीं आया तो फिर भी उसका लार यहाँ पे निकलने लगा। पहले तो उसको खाना देख के लार निकलता था, लेकिन बाद में उसकी कंडीशनिंग हो गई तो उस केस में घंटी बजते ही उसको लगने लगा कि खाना आ जाएगा और उसका जो सलाइवा है वो यहाँ पे निकलने लगा। तो ये एक तरह से कंडीशनिंग हो गई। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें उसकी आदत को यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसकी जो हैबिट है, जो बैड हैबिट है, उसको गुड हैबिट से यहाँ पे कंडीशनिंग करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें उसको स्टिमुलस यहाँ पे उसको देना पड़ेगा। और जिस तरह से उसमें जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी उसमें घंटी के तौर पे क्या दिया गया, खाना दिया गया, उसी तरह इसमें कुछ ना कुछ उसको मोटिवेशन या स्टिमुलस उसको देना पड़ेगा, जिससे उसकी हैबिट में यहाँ पे चेंजेस आ सके। तो आपका 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई माइक्रो टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्लासरूम कम्युनिकेशन। जैसा कि आप सभी ने यहाँ पे बीएड किया हुआ है और उसमें क्या किया जाता है, माइक्रो टीचिंग को यहाँ पे अपनाया जाता है, माइक्रो टीचिंग की जाती है बीएड के अंदर। तो उसका क्या बेसिकली क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों ये माइक्रो टीचिंग को किया जाता है? फीडबैक को प्राप्त करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल, कंप्लीट द लेसन या इवेल्युएशन के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपके अंदर टीचिंग के स्किल्स को, कम्युनिकेशन के स्किल को, आपकी पर्सनालिटी को, ये डिफरेंट टाइप के जितने भी आपके वेरियस स्किल हैं इनको डेवलप करने के लिए बेसिकली आपके माइक्रो टीचिंग को कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो चलिए 15 क्वेश्चन को देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ ए टीचर मे बी फ्रॉम वर्बल टू नॉन वर्बल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, थॉट्स का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने थॉट्स की प्रोसेसिंग करते हैं, और ये एक साइक्लिकल नेचर का प्रोसेस होता है जिसमें फीडबैक भी यहाँ पे इंक्लूडेड रहती है। तो ये आपका क्या रहता है, कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि टीचर के केस में जो टीचर है वो यहाँ पे वर्बल से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के प्रोसेस को पूरा कर सकती है। यानी कि पहले वर्बल था, यानी कि वर्बल इन द सेंस कि वो बात कर रहा था, बात करने के तरीक़ों को हम क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी स्टूडेंट को बोला कि आप ये कीजिए, आप इसका आंसर बताइए, आप उठिए, आप बैठिए। तो ये क्या है, हम वर्बली उसको यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, वर्बली यहाँ पे इंस्ट्रक्ट दे रहे हैं, तो वो है वर्बल कम्युनिकेशन। बट ऑन दी अदर हैंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने गेस्चर को यहाँ पे बेसिकली यूज करते हैं। जैसे हमने कुछ इशारे कर लिए, हमने आंखों से कुछ गुस्सा दिखाया, या इस तरह से हमने हम मुस्कान दे दी, या हम हंस गए, या इस तरह की कुछ जो गेस्चर्स हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या टीचर जो है वर्बल से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के प्रोसेस को पूरा करता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लास में वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, साथ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है, वाइल डूइंग ग्रुप टीचिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मेथड यू विल अप्लाई टू सॉल्व इंडिविजुअलाइज्ड प्रॉब्लम्स ऑफ ईच स्टूडेंट। यहाँ पे बताया गया है कि ग्रुप टीचिंग के अंदर जब आप
इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक जो स्टूडेंट है उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो कौन सी मेथड को आप यहाँ पे यूज करोगे? लेक्चर मेथड को, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को, ट्यूटोरियल को या डेमोन्स्ट्रेशन को? तो देखिए लेक्चर मेथड तो आपका क्या है, ये तो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग मेथड है और ये सब पूरी क्लास पे यहाँ पे अप्लाई होगा, इंडिविजुअलाइज ये नहीं हो सकता। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस भी आपके क्या है, आप इंस्ट्रक्शंस भी देते हो, तो आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के केस में भी आप क्या करते हो, एक ग्रुप को यहाँ पे बेसिकली टारगेट करते हो और स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड करवाते हो। डेमोन्स्ट्रेशन में आप क्या करते हो, डेमो देते हो। बेसिकली साइंस की क्लासेस में आप देखते हो कि डिफरेंट टाइप के जो डेमोज हैं वो यहाँ पे किए जाते हैं, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसको यहाँ पे बढ़ाने के लिए स्टूडेंट की। तो आपका बचता है सी, ट्यूटोरियल। यहाँ पे आप क्या करते हो, टीम टीचिंग के अंदर आप ट्यूटोरियल के थ्रू जो इंडिविजुअलाइज्ड प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो आपका 16th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइल असाइनिंग ए प्रोजेक्ट वर्क टू द स्टूडेंट ए टीचर शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इट मस्ट हैव। यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आप क्या करोगे, किसी भी अपने स्टूडेंट्स को आप प्रोजेक्ट वर्क देते हो यानी कि प्रोजेक्ट का काम देते हो किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए? एजुकेशनल पर्पज़ का होना चाहिए। सेकेंड, रिलेशन विथ आपका रियल लाइफ सिचुएशन, और लर्निंग बाय एक्टिविटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट वर्क देते हो, क्योंकि एजुकेशनल पर्पज़ का तो होना ही चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल पर्पज़ का नहीं होगा तो उसमें कुछ लर्निंग यहाँ पे बेसिकली हो नहीं पाएगी। अगर कुछ सीख नहीं पाएगा तो ये प्रोजेक्ट वर्क व्यर्थ है, ठीक है। दूसरा, रिलेशन विद रियल लाइफ सिचुएशन। अगर हमने रियल लाइफ के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश की तो काफ़ी जल्दी और इफेक्टिव वे में यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा, यानी कि स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। तो ये भी इसमें एक करैक्टरिस्टिक होना चाहिए। और लर्निंग बाय एक्टिविटी, लर्निंग बाय एक्टिविटी का क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स को एक्टिविटी करके सीखना चाहिए, यानी कि अलग अलग तरह की चीज़ों को उसको खुद यहाँ पे कंडक्ट करके ये चीज़ों को सीखनी है। तो ये तीनों ही उसकी जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं वो आपके होने चाहिए प्रोजेक्ट के वर्क में। चलिए, तो 17th का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 18th क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज ए प्रोविजन फॉर। यहाँ पे RTE एक्ट है 2009, आपको पता है, उसके अंदर क्या प्रोविजन यहाँ पे बेसिकली आपका असाइन किया गया है? राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, नो मेंटल एंड फिजिकल पनिशमेंट टू चाइल्ड, अरेंजमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही जो राइट्स हैं उनकी बात करी गई है आपके RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर। उनको बताया गया है कि फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन आपको कंपलसरी है देनी, उनका राइट है बच्चों का। नो मेंटल एंड फिजिकल पनिशमेंट टू चाइल्ड, किसी भी प्रकार के मार, ठीक है, मेंटल या फिजिकल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे चाइल्ड जो बच्चों के जो राइट्स हैं उनको यहाँ पे ख़त्म नहीं किया जाएगा, उनके लिए यहाँ पे अरेंजमेंट किया जाएगा, उनके प्रोटेक्शन यहाँ पे बेसिकली की जाएगी। तो 18th का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19th क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए, डिवोशन टुवर्ड्स टीचिंग वर्क, डिजायर टू बिकम ए टीचर, ऑल द रिक्विजिट एबिलिटीज़ फॉर प्रोफेशनल ऑफ ए टीचर, और डी है आपका गुड रैपोर्ट विद स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट काइंड के यहाँ पे आपको दिए हैं कि आपको पहला तो बताया है कि डिवोशन आपका कितना ध्यान, आपका कितना समर्पण आपका क्या है अपने टीचिंग के प्रति है। दूसरा बताया है डिजायर टू बिकम ए टीचर, यानी कि टीचर बनने के लिए आपकी जो इच्छा है वो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड को दिखाती है। यह बताया है ऑल द रिक्विजिट एबिलिटीज़ टू फॉर प्रोफेशन ऑफ ए टीचर। तो आपका सही आंसर सी ऑप्शन वाला हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या मतलब है कि आपके अंदर वो सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कंसर्न टीचिंग एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स इनर फीलिंग। इनर फीलिंग और आउटर फीलिंग, दो तरह की फीलिंग है। इनर फीलिंग हो गई उसके अंदर मन की फीलिंग, आउटर फीलिंग जो लोगों से वो शेयर करता है, जो उसको सोशल यहाँ पे बनाता है, उसको आउटर फीलिंग बोल देंगे। इनर फीलिंग को समझने का, मेजर करने का यहाँ पे कौन सा मेथड सबसे अच्छा मेथड यहाँ पे माना जाएगा? क्वेश्चनर, इंटरव्यू, सोशियोमेट्री या ट्रांसप्लांटेशन मेथड।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर से क्या आता है, उसकी आउटर फीलिंग को यहाँ पे बेसिकली, इनर फीलिंग को हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चनर में हम क्वेश्चन को पहले फ्रेम कर लेते हैं और उसका आंसर उनको देना होता है, तो उस केस में हम उसके इनर फीलिंग तक नहीं पहुँच सकते। इंटरव्यू भी इसी तरह काइंड का होता है और सोशियोमेट्री भी आपका इसी तरह का होता है। तो ये तीनों मेथड तो आपके क्या हैं, एक तरह से इनर फीलिंग को मेजर नहीं कर पाएंगी, बट ट्रांसप्लांटेशन मेथड जो है, हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे, यानी कि कुछ ऐसी फीलिंग्स उसके अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे कि वो उन चीज़ों को बाहर निकाल पाए। जैसे कि हमने कहते हैं ना, हम किसी की दुखती नब्ज पे हाथ रखते हैं, तो उस केस में वो क्या करता है कि अपनी जो फीलिंग्स है वो सारी फीलिंग्स को बाहर निकाल देता है। या हम किसी का कोई क्लोज़ फ्रेंड है या कुछ है, तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत सारे उसके अंदर जो इमोशन है उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे वो सारी चीज़ों को बाहर निकाल के बता देता है। तो यही आपका क्या है, एक तरह से आप मेज़र कर सकते हो स्टूडेंट्स के इनर फीलिंग्स को, कि वो क्या सोचता है, उसके अंदर क्या सब चल रहा है। तो ये आपका 20 का 20 का आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन, द कॉग्निटिव बिहेवियर skill of enabling the learner to understand the use of theoretical statement in real situation is called। यहाँ पे बेसिकली बात की गई है कि जो आपका लर्नर है उसकी कॉग्निटिव बिहेवियर स्किल की यहाँ पे बात की गई है कि कौन सा उसका ऐसा कॉग्निटिव जो बिहेवियर स्किल होता है जिसके द्वारा वो क्या करता है, चीज़ों को रियल लाइफ से यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है, रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ उसको जोड़ सकता है चीज़ों को। तो उसमें आपके ऑप्शंस हैं, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है या सिंथेसिस है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका आया है ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन है आपके, जिसके अंदर अलग अलग स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं और बेसिकली इसमें 6 स्टेप्स की यहाँ पे चर्चा की गई है। इसमें जो स्टेप्स हैं वो सबसे पहले है नॉलेज की, सबसे पहले चर्चा की गई है, उसके बाद कंप्रहेंशन, नॉलेज को कंप्रहेंसेट किया जाएगा उसके द्वारा, फिर एप्लीकेबिलिटी की बात की गई है, फिर एनालिसिस की बात की गई है, फिर सिंथेसिस करता है चीज़ों को और लास्ट में इवेल्युएशन की बात की गई है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के, इसी के क्वेश्चन ये है और बताया गया है कि वो कौन सा स्टेप है जिसके अंदर जो चाइल्ड है वो बेसिकली आपके रियल लाइफ सिचुएशन के साथ डील करता है नॉलेज को। तो वो आपका किस में आ जाएगा, एप्लीकेशन के अंदर आ जाता है, क्योंकि नॉलेज को अप्लाई करने का मतलब हम उसको रियल लाइफ जो हमारी सिचुएशंस हैं उसके साथ अप्लाई करके हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। While writing on the blackboard, out of the following options, what will you specially keep in mind to decide about the size of the letter? यहाँ पे बताया गया कि जब भी आप ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं तो आप क्या चीज़ों को ध्यान में रखेंगे अपने जो लेटर के साइज़ को लेके है उसके लिए, यानी कि क्या चीज़ को आपको यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा लिखते वक्त। डिस्टेंस बिटवीन ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन ब्लैक बोर्ड एंड टीचर, लेंथ ऑफ क्लासरूम या नन ऑफ दी अबव। तो ये तो बेसिक सी बात है कि आप कितने बड़े वर्ड्स में आप यहाँ पे लिख रहे हैं, तो वो मैटर करेगा आपके डिस्टेंस बिटवीन ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट, यानी कि आपके स्टूडेंट्स कितने दूर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड से बैठे हुए हैं। अगर काफ़ी दूर हैं तो आपको बड़ा बड़ा यहाँ पे काफ़ी बोल्ड लेटर में आपको लिखना पड़ेगा, अगर नज़दीक पे हैं तो आप मीडियम टर्म भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना है आपका, आपको ईजिली जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर विजिबल होना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यहाँ पे बताया गया है कि इन जो स्टेप्स जो ये आपके ऑप्शंस हैं इसमें से गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड कौन सा आपका एलिमेंट नहीं होता है। एडजस्टमेंट, ओरिएंटेशन, टू डेवलप इमोशंस या नॉन ऑफ दी अबव। यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। एडजस्टमेंट का मतलब जब भी हम क्या करते हैं काउंसलिंग और गाइडेंस की ज़रूरत कब पड़ती है, जब भी हम क्या करते हैं अपने हमारे जो कॉग्निटिव लेवल है उसके अंदर विचारों के बीच में कन्फ्लिक्शन यहाँ पे बेसिकली हो जाए, हमें डिसाइड नहीं कर पाते हम किसी चीज़ को, हम निर्णय यहाँ पे नहीं ले पाते। हमारे पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं बट हम उस ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शंस को चूज़ नहीं कर पाते हैं और हमारे दिमाग में एक तरह से विचारों के जो थॉट्स हैं उनके बीच में यहाँ पे फाइट यहाँ पे चलती है। तो इसको क्या बोला जाए, इसके लिए हमें गाइडेंस और काउंसलिंग की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है। तो एडजस्टमेंट का क्या मतलब है। एडजस्टमेंट का मतलब है कि आप सारे जो थॉट्स हैं या चीज़ें हैं उनमें एडजस्टमेंट कर पा रहे हो, उनको यहाँ पे सीक्वेंस में कर पा रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से काउंसलिंग और गाइडेंस की गाइडिंग में ये आपका किया जाएगा, क्योंकि आप एडजस्टमेंट करना सीख जाओगे। अगर आप एडजस्टमेंट करना सीख गए तो आप यहाँ पर ईजिली कुछ भी चीज़ डिसाइड यहाँ पर कर सकते हैं।
ये तो बात हुई हमारे, यहाँ पे बात की है नॉट की। दूसरा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन भी यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए आप जब तक आपका ओरिएंटेशन नहीं होगा आप उस चीज़ को कर नहीं सकते हो। तो आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपके एलिमेंट है ओरिएंटेशन का भी। और थर्ड है आपका डेवलप इमोशंस। इमोशंस को डेवलप करना आपके गाइडेंस और काउंसलिंग के अंदर नहीं आता, क्योंकि इमोशन जब डेवलप होते हैं तो हमारे जो रियल थॉट्स होते हैं वो यहाँ पे काम नहीं करते हैं। जब भी हमारे इमोशन, आपको पता है जब भी क्या होता है, किसी को यहाँ पे गुस्सा आता है, गुस्सा आते समय उसको कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या सही है क्या गलत है, उसको बस गुस्सा आता है और गुस्सा उतारने की उसको यहाँ पे जल्दी होती है। तो वो सब चीज़ें कब होती हैं, जब हमारे अंदर इमोशंस डेवलप होते हैं, इमोशन। और जब हमें क्या रहता है, जब हम बहुत सैड हो जाते हैं तो हम रोने लगते हैं या ऐसा कुछ, तो हम ये नहीं सोचते कि मतलब कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं या इस तरह से कुछ भी। तो इमोशंस एक तरह से हमें जो राइट डिसीजंस है वो लेने में यहाँ पे बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी आपका टू डेवलप इमोशन गाइडेंस और काउंसलिंग के अंदर इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका 23 का ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। 24th क्वेश्चन है आपका, विच स्टेप इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च बेसिकली आपने पढ़ी हुई होगी, और ये आपका क्या रहता है, किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। और ये आपका एक साइक्लिक नेचर का प्रोसेस होता है। इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं आपके। क्या क्या होते हैं, आपका फर्स्ट स्टेप होता है इसमें प्लान, फिर होता है एक्ट, फिर होता है ऑब्जर्व, फिर होता है लास्ट में रिफ्लेक्ट। तो ये आपके रहते हैं एक्शन रिसर्च के यहाँ पे स्टेप्स रहते हैं। सबसे आप प्लानिंग करते हो, फिर एक्ट करते हो, उस प्लान को आप एग्जीक्यूट करते हो, फिर ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, कि एग्जीक्यूट करने के बाद चीज़ों को आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या यहाँ पे उसका निकल के आ रहा आउटकम। उसके बाद रिफ्लेक्ट, आप क्या करोगे, चीज़ों को जो आपका रिजल्ट निकल के आया उस पर आप यहाँ पे काम करोगे, उस पर आप यहाँ पे कंक्लूजन निकालोगे। तो ये आपका क्या है, एक साइक्लिक नेचर का प्रोसेस रहता है एक्शन रिसर्च का। बताया गया है कि इसमें कौन सा स्टेप नहीं इंक्लूडेड होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, और बताएगा लास्ट में प्रिपेयरिंग प्लान टू ओवरकम द प्रॉब्लम। जैसा मैंने आपको समझाया, सिलेक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ये सब कुछ ही हम करते हैं, तो प्लान के अंदर आप सिलेक्शन आ जाएगा। और थर्ड की बात करें तो फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, प्लान एक्ट ऑब्जर्व। एक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस भी हमें बनानी पड़ेगी। यानी कोई भी रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं, बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च की मैं बात करूँ तो उसके अंदर हमें हाइपोथेसिस क्रिएट करनी पड़ती है। हमें पहले से यहाँ पे एक अवधारणा क्रिएट करनी पड़ती है कि ये चीज़ों में डिफरेंस रहेगा या नहीं रहेगा या इस तरह से। तो उस हाइपोथेसिस को ही हम यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो एक्शन रिसर्च में भी इसी चीज़ को यूज किया जाता है। डी है प्रिपेयरिंग द प्लान टू ओवरकम द प्रॉब्लम। जैसा मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्ट के केस में हम क्या करते हैं, उसके बाद हम फर्दर प्लानिंग करते हैं कि जो ऑब्जर्व हमने किया, ऑब्जर्व किया चीज़ों को, उसके बाद हम उसके बाद हम उस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए यहाँ पे प्लान को प्रिपेयर करते हैं। तो आपके इस रिसर्च के अंदर जो स्टेप कंक्लूड नहीं होता वो होता है जनरलाइजेशन और रिसर्च रिजल्ट। जनरलाइजेशन आपका होता है फंडामेंटल रिसर्च के अंदर, जो आपका बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, ऑल थ्री आर सेम। तो इनके अंदर आप क्या करते हो, रिजल्ट को आप जनरलाइज करते हो। जनरलाइज करने का क्या मतलब है, जनरलाइज करने का मतलब है कि आप उसको सभी यूनिवर्स पे एप्लीकेबल आप कर देते हो। यूनिवर्स की जितनी भी चीज़ें हैं, जब भी आप उससे रिलेवेंट चीज़ों को यूज करोगे तो उस लॉ को आप एक तरह से लॉ आप क्रिएट कर दोगे। ये आपका सही आंसर हो जाएगा 24 का बी वाला, जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। 25th है द कर्व इंडिकेटिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्निंग इज कॉल्ड। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी कर्व है, एक कर्व होता है जो आपकी लर्निंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो वो कैसा कर्व होता है, कर्व और इंक्रीजिंग रिटर्न, कर्व और डिक्रीजिंग रिटर्न, कर्व और इक्वल रिटर्न, या एस शेप कर्व। यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एस शेप कर्व। एस शेप कर्व कैसा बनता है, ये कुछ इस तरह का कर्व बनता है। तो ये इसको एस शेप कर्व बोला जाता है, क्योंकि आप क्या करते हो, जब भी कोई भी चीज़ सीखते हो आप, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जीरो से स्टार्ट करते हो और धीरे 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 आपकी नॉलेज को इंक्रीज होते जाती है और आपके पीक तक पहुँच जाती है, और इस तरह से ये आपका चलते रहता है, नॉलेज आपके बढ़ते रहती है। तो ये एस टाइप का शेप बनता है और इसको बोला जाता है एस शेप कर्व, जो कि आपकी कंप्लीट एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्टेजेस को दिखाएगा कि कितना यहाँ पे आपने लर्न किया हुआ है। तो ये बेसिकली जो स्टेज है, दूसरे हम अगर कॉमर्स की लैंग्वेज में अगर बात करें तो PLC आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर भी इसी तरह का कुछ कर्व हमें देखने को मिलता है। बट ये है उसके अंदर थोड़ा सा हमें
लास्ट के अंदर जो डिक्लाइनिंग स्टेज भी देखने को मिलती है, बट इसके अंदर जो नॉर्मल एस शेप का कर्व है वो यहाँ पे बनता है। तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस शेप्ड कर्व। 26 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर मेजरमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पे बताया गया है कि आपके लर्निंग की मेजरमेंट के लिए, आपने सीखने की जब आप मापन कर रहे हैं, उसका लर्निंग का आप एक तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है टू नो द टेक्टिक्स ऑफ टीचिंग, सेकंड है टू नो वैलिडिटी ऑफ एग्जामिनेशन, थर्ड है टू नो रिलायबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन, टू नो एक्वायर्ड स्किल ऑफ द स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मेजरमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि कितना यहाँ पे हमारे स्टूडेंट ने सीखा, उसकी लर्निंग की मेजरमेंट की बात बेसिकली यहाँ पे की गई है। तो चलिए लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं, टू नो एक्वायर्ड स्किल ऑफ द स्टूडेंट। एक्वायर्ड स्किल तो आपका लर्निंग से रिलेटेड है ही है, क्योंकि अगर उसने अच्छी यहाँ पे लेवल की नॉलेज गेन की है तो उसकी लर्निंग जो एक्वायर्ड स्किल उसने जो क्रिएट कर ली है वो भी यहाँ पे हाई लेवल की होगी। तो ये तो बिल्कुल आपका रिलेटेड है। टू नो रिलायबिलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, रिलायबल होना चाहिए एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन के अंदर रिलायबिलिटी नहीं होगी, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी से रिलेटेड, तो उसके अंदर यहाँ पे बाइसनेस हो सकती है और हम इस पर बिलीव नहीं कर सकते, तो ये रिलायबिलिटी भी मस्ट है। टू नो वैलिडिटी, वैलिडिटी भी बिल्कुल होनी चाहिए, और इनवैलिड जब चीज़ें हो जाएगी हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, और ये आपका सही मेजरमेंट नहीं दे पाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टू नो टेक्टिक्स ऑफ टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग की बात करिए, हम बात कर रहे हैं अपने लर्निंग की, बट यहाँ पे की है टीचिंग की बात, हम मेजरमेंट कर रहे हैं लर्निंग की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए। 27 है, इंटेलिजेंस टेस्ट आर यूज फॉर। आपके जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं वो किस चीज़ के लिए यूज किए जाते हैं? ग्रुपिंग स्टूडेंट इन द स्कूल, गाइडेंस पर्पज़, सेलेक्टिव पर्पज़, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट आपके बेसिकली सभी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप इंटेलिजेंस के बेस पे ही यहाँ पे ग्रुपिंग कर पाते हो। आप ब्राइट स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, लो स्टूडेंट, तो ये आप ग्रुपिंग एक तरह से करोगे इंटेलिजेंस के बेस पे, इंटेलिजेंस टेस्ट को आप यहाँ पे कंडक्ट कराओगे। उसके बाद गाइडेंस पर्पज़ के लिए भी यहाँ पे जिस तरह का स्टूडेंट होगा उस तरह की यहाँ पे गाइडेंस दी जाएगी। वो एवरेज स्टूडेंट है तो उसको काफ़ी यहाँ पे चीज़ों को समझाना पड़ेगा। अगर वो ब्राइट स्टूडेंट है, क्रिएटिव है, गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ज़्यादा एफर्ट आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, एक दो बार चीज़ों को समझा के उसकी आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से भी गाइडेंस के पर्पज़ के लिए भी इंटेलिजेंस टेस्ट का आपका बाइफरकेशन किया जाता है। सिलेक्शन पर्पज़ के लिए भी किया जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ में आप सेलेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, आप क्वालिफाइड स्टूडेंट की लिस्ट देख रहे हैं, तो उसके लिए भी आप उसको इंटेलिजेंस लेवल को आपको देखना पड़ेगा। अगर अलग अलग तरह की आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी में भी आपको सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए आप उसको कंसिडर करेंगे। तो आपका 27 का ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। 28th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। यहाँ पे बात करी गई है आपके जो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल की। यहाँ पे तीन चीज़ें इंक्लूडेड हैं इस टर्म में। सबसे पहला है स्टिमुलस, फिर है वेरिएशन, तीसरा है स्किल। देखिए स्टिमुलस का मतलब क्या है, बेसिकली जो वो आपका एक तरह से स्टिमुलस मतलब जिससे हम अपनी नॉलेज को परसीव करें, अपनी कुछ नॉलेज हमें जिस चीज़ से मिले उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं किसी चीज़ से, तो उसको हम कहेंगे, हमें जिससे एक तरह से हम इन्फ्लुएंस होते हैं चीज़ों से, तो उसको स्टिमुलस यहाँ पे कहा जाता है। वेरिएशन का मतलब है कि वेरिएशन मतलब बदलते रहना, वेरिएट करना, अगर बदलाव होना, तो इसको वेरिएशन बोलते हैं। और स्किल का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे बात करी गई है कौन सा एलिमेंट आपका स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का नहीं है। सेट इंडक्शन, मूवमेंट, गेस्चर, चेंज इन वॉइस। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्लासरूम की बात करी गई है और क्लासरूम के सेंस में ही इस चीज़ को बोला गया है। तो लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, चेंज इन वॉइस। तो ये आपका क्या है, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है। स्टिमुलस तो है ही है, क्योंकि आप अगर क्लास के अंदर जाते हो तो बच्चों के लिए नॉलेज परसीव कब होती है, जब कोई चीज़ परसीव करते हैं, आप कुछ बोलते हो। जब मैंने क्लास में कुछ बोला तो वो क्या करेंगे, उसको परसीव करेंगे और वो एक तरह से उसके लिए स्टिमुलस का यहाँ पे काम करेगा। और मैं चेंज अपनी वॉइस में यहाँ पे बेसिकली वॉइस मॉड्यूलेशन इसको बोला जाता है। चेंज इन वॉइस का मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन। आप क्या करते हो, ऐसा नहीं कि आप एक ही लाइन में बात करो क्लास के अंदर, तो ये इफेक्टिव टीचिंग नहीं है। मैं कभी जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ों में मैं क्या कर रहा हूँ, एम्फसाइज दे रहा हूँ काफ़ी ना, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर, और कुछ चीज़ें मैं जो आपको पता है तो उसको मैं इजीली यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपके वॉइस में मॉड्यूलेशन होना चाहिए, और ये आपका क्या है, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल होता है। दूसरा गेस्चर की बात की गई है।
गेस्चर मतलब जब हम थोड़ी देर पहले हमने बात भी करी थी, हम क्या करते हैं नॉन वर्बल क्यूज का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। गेस्चर मतलब जैसे आपने इशारे किए या किसी प्रकार का आपने उसको एक तरह से कह दिया कि कोई क्वेश्चन का आंसर दिया, सही हो गया तो आप मुंडी हिलाते हो अपनी, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप बोल कर नहीं करते हो, बट समझ जाते हैं, आपके बीच में कम्युनिकेशन एक तरह से हो जाता है कि आपको आंसर मिल जाता है। इसको भी आपके किसके अंदर देखा जाता है, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के अंदर। और मूवमेंट मतलब आप क्लास के अंदर एक जगह बैठ के पढ़ा रहे हो तो इसमें क्या रहेगा, क्लासरूम जो बच्चा है वो बोर हो जाएगा। तो इसके लिए कहा जाता है क्लासरूम में कि आपको जो है मूवमेंट करते रहनी चाहिए, आप इधर से उधर आपको टहलते रहना चाहिए, जिससे कि उनका जो ध्यान है वो यहाँ पे बने रहे आपके ऊपर, और जो लर्निंग है वो काफ़ी यहाँ पे जो हो सके। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जो इंडक्शन है। इंडक्शन का मतलब क्या है, सेट इंडक्शन का मतलब क्या है कि जब आप क्लास में गए तो स्टार्टिंग में जो आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन, जो भी आपका बीच में इंट्रोडक्शन हुआ वो आपका इंडक्शन होता है। तो इंडक्शन जब आपने सेट कर दिया तो हो गया, अगर आपने एक बार कर दिया तो हो गया, उसमें वेरिएशन क्या करोगे आपने क्या किया, अगर आपने इंट्रोडक्शन बच्चों से लिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया और क्लास स्टार्ट हो गई, बस उसके लिए आप वेरिएशन नहीं कर सकते ऑल ओवर दी क्लास। तो ये आपका क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंडक्शन। आपने एक स्टैटिक कंडीशन हो जाएगी इंडक्शन आपकी, ना कि वेरिएशन। चलिए 29 वाला क्वेश्चन है, टीचर प्लान्स हिज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कीपिंग इन व्यू। यहाँ पे बताया गया है कि एक टीचर जो है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए जब वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को यहाँ पे करता है। फर्स्ट ऑप्शन है द ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेटेड, सेकंड है द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, या सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपके जो प्लान्स आप करते हो टीचिंग लर्निंग के लिए तो आपको दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, ऑब्जेक्टिव भी आपको ध्यान में रखना है, और ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, आपके पास क्या रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है कि मैन पावर से रिलेटेड, और जो आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं आपके बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ए एंड बी आपको दोनों को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन है आज का, हाउ विल यू मेनली डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन अमंग योर स्टूडेंट। यहाँ पे बताया गया है कि अपने स्टूडेंट के अंदर आप सेल्फ डिसिप्लिन कैसे क्रिएट कर सकते हो। गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेलिंग देम रूल फॉर गुड टीचर, गिविंग पनिशमेंट, या फॉलोइंग द रूल्स। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ डिसिप्लिन, एक तो होता है कि हम स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन यहाँ पे लेके आते हैं, बस सेल्फ डिसिप्लिन कब आएगा जब हम उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दे देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी से होता क्या है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, तो उसकी केस में वो अपने जो डिसिप्लिन है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो आपका जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो तो आप क्या करोगे, उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। तो आपका सही आंसर 30 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपके ये 30 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आई होप कि आपने यहाँ पे कुछ सीखा होगा, कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इस जो पेपर है उसको डाल दूँगा, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह आपको मिल जाएगा। इसके जो कॉमर्स का पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कॉमर्स के जो क्वेश्चन हैं आपके उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।